नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या इंडिया गठबंधन में टूट हो चुकी है? और उससे पहले क्या एनसीपी टूट चुकी है? हालांकि अपने आप में हास्यास्पद सवाल है कि क्या शरद पवार की एनसीपी टूट चुकी है, लेकिन यह हास्यास्पद इसलिए नहीं है कि खुद शरद पवार ही मानने को राजी नहीं है कि एनसीपी टूट चुकी है। हालांकि जब वो पुणे से निकलते हैं तो बारामती, सतारा, कोल्हापुर 3 जगहों पर जाते हैं और तीनों जगह से उनके 3 तरह के बयान आते हैं। तो हमारे साथ महाराष्ट्र की नज़र पर बहुत बारीक नज़र रखने वाले साथी जम्मू आनंद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। तो जम्मू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो शरद पवार की राजनीति है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की अब जो बैठक होनी है वो बॉम्बे में होनी है, और पवार ने कहा था जब पहली दफ़ा टूट की खबर आई और अजीत पवार ने शपथ ले ली, तब उन्होंने कहा था कि मैं इस पर बहुत ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान जो है वो इंडिया गठबंधन की बैठक को सफल बनाने पर है। लेकिन अब 2 दिन पहले सुप्रिया सुले कहती है कि एनसीपी में कोई टूट नहीं है, हमारे नेता हैं अजीत पवार, बस उनका स्टैंड अलग है। अगले दिन शरद पवार भी वही कहते हैं। फिर जब वो चलते हैं कोल्हापुर की तरफ तो उनका बयान आता है कि नहीं, अजीत पवार तो हमारे नेता हैं। और फिर शाम को तीसरा बयान आता है कि अजीत पवार की गलतियां माफ़ करने के लायक नहीं है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? यही तो खासियत है शरद पवार की कि जो दिन में 4 प्रकार की बयानबाजी करेंगे और हर बयान अब पहले बयान से ठीक विपरीत होगा, और फिर राजनीति में उनके इर्द गिर्द सोचने के लिए वो लोगों को खुला कर देते हैं। मेरे ख्याल से इस देश में इस वक्त तो सबसे कदावर नेता और वरिष्ठ नेता कोई है तो वो शरद पवार है, जिसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि शरद पवार एक ऐसे राजनेता है जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, जिनकी विश्वसनीयता का जहाँ तक सवाल है वो इतना नीचे पायदान में है उनकी विश्वसनीयता। इसलिए शरद पवार के बयान पर या उनकी राजकीय भूमिका पर बहुत आधिकारिक रूप से टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो शिवसेना यूबीटी है उसके बयानों में भी बहुत डावाडोली है। जब अजीत पवार ने कहा कि हमने ऑफ़र दिया था शरद पवार को इस तरफ आने का, तो संजय राउत ने बयान दिया कि उनकी हैसियत नहीं है, राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो शरद पवार को ऑफ़र दें। शरद पवार का कद बहुत ऊंचा है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन अब वही संजय राउत कह रहे हैं कि जो लोग 2-3 नावों की सवारी कर रहे हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए, इसको थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ा, हम सब जानते हैं कि शिवसेना जब फूटी, उसका जो प्रवास था सूरत से लेके असम, और उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे का जो गुट है या उद्धव ठाकरे ने एक बहुत स्पष्ट भूमिका ले ली थी कि ये जो लोग गए हैं ये गद्दार है, और इन लोगों ने बकायदा खोके लेके गए हैं। और उद्धव ठाकरे ने इसको इतना ऑफेंसिवली कहा तो जिसके वजह से पूरा जो शिंदे गठ है वो बदनाम हो गया। और फिर शिवसेना का जो मतदाता है या उसका जो समर्थक है वो उद्धव के साथ खड़ा हो गया पूरे महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे की ये स्पष्ट भूमिका के चलते पूरी पार्टी शिवसेना वो उद्धव गठ के साथ, और शिंदे गठ जो है वो बदनाम हो गया। लेकिन जब बीजेपी ने एनसीपी को फोड़ा तो एनसीपी इस प्रकार की स्पष्ट भूमिका ना उस वक़्त ली जब फूटी, और ना अब 4 महीने हो गए अभी भी नहीं ले रही है। तो ऐसा लगता है जैसे ये टूट जो है वो बाहर के लोगों के लिए हुई है, क्योंकि 43 दिन में 4 बार मुलाकात होती है अजीत पवार और शरद पवार की।
तो एकदम कोई एंट्री तक बैन नहीं की गई है, न दफ्तर में, न घर पे, न पार्टी की मीटिंग्स में। तो शरद पवार, अजीत पवार ने तो तय कर दिया कि वो किधर हैं। शरद पवार किधर हैं? वो एनसीपी की तरफ हैं कि वो बेटी सुप्रिया सुले की तरफ हैं कि अजीत पवार की तरफ हैं कि वो इंडिया अलायंस की तरफ हैं, या वो किसी भी तरफ नहीं है? अगर ठीक से अगर शरद पवार को समझने की कोशिश करेंगे तो ये दिखता है कि शरद पवार एक समय में बहुत सारे अलग अलग पर्यायों पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए जब टूटी, अजीत पवार ने तो अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, और काका जो है वो मुख्यमंत्री बनने नहीं दे रहे हैं। और भतीजे को ये भी मालूम था कि मुख्यमंत्री अगर बनना है तो बीजेपी के साथ ही बन सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब दिल्ली में अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रही थी, उस समय शरद पवार ने बहुत बड़े संगठनात्मक निर्णय लिए थे, जिसके मुताबिक पहली बार 2 राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बनाए गए, जिसमें प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को लाया गया। और यही संकेत अजीत पवार के लिए स्पष्ट था कि पार्टी के संगठन में शायद काका जो है वो अजीत पवार को जगह नहीं देना चाहते हैं, और ना ही वो अपना उत्तराधिकारी अजीत पवार में देखते हैं। और फिर अजीत पवार ने खुल के कह दिया था कि या तो मुझे संगठन की जिम्मेदारी दो, नहीं तो मैं चला मुख्यमंत्री बनने। अब जब वो चले गए तो शरद पवार ने अभी तक ये भूमिका नहीं ली कि वो जो चले गए हैं वो पार्टी से अलग हो गए हैं। वो यही भूमिका ले रहे हैं कि पार्टी टूटी नहीं। जब पार्टी अगर नहीं टूटी है तो महाराष्ट्र के अंदर 2 अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? अगर पार्टी टूटी नहीं है तो फिर जो नया विप शरद पवार के गठ ने नियुक्त किया है, अवार्ड, जितेंद्र अवार्ड, उन्होंने तो स्पीकर को पत्र दिया है कि जो 9 लोगों ने शपथ ली है सरकार के साथ, उनको छोड़कर बाकी सारे जो आमदार हैं उनको विपक्ष में बैठने की व्यवस्था करिए। मजे की बात यह है कि पूरा सत्र खत्म हो गया, ना स्पीकर ने और ना ही सचिवालय ने विधानसभा के एनसीपी की इस पत्र की दखल ली। और उसके बाद कई बार अजीत पवार मिलने चले गए, कभी काका से मिलने गए तो कभी अपने दैवत से मिलने गए, और मिलते समय एक ही संदेश था कि साथ आ जाओ। लेकिन शरद पवार ना साथ जा रहे हैं, ना साथ छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें तो इंडिया अलायंस का मुरब्बा बन जाएगा ना। देखिए, अब पिछले महीने भर से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में, इंडिया में तो खैर कोई उसका कितना असर होगा कह नहीं सकते, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि शरद पवार अभी भी महाराष्ट्र के कुछ ही ज़िलों तक सीमित है, लेकिन कद बहुत बड़ा है। तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में जरूर इसके परिणाम दिख रहे हैं। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो 2 प्रमुख गठ है, एक तो कांग्रेस पार्टी और दूसरा उद्धव की, ये दोनों में एक हलचल अब दिखने लगी है। कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि शरद पवार की इस प्रकार की भूमिका से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है वो अपना कोई रास्ता तय नहीं कर पा रही है, और कहीं ना कहीं हम कहीं अंधेरे में तो नहीं रह जाएंगे। इसलिए आपको याद होगा पिछले हफ्ते बाकायदा आधिकारिक रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र का नेतृत्व और उद्धव ठाकरे, ये लोगों की संयुक्त बैठक हुई है, और जिसमें दोनों ने शरद पवार से कहा है कि भाई आपकी ये जो सारी भूमिकाएं चल रही है इसका विपरीत असर पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं में और राजनीति में संभ्रम की अवस्था है, आपको इस पर स्पष्ट भूमिका लेनी पड़ेगी। लेकिन वो तो शरद पवार है। अगर कांग्रेस को और उद्धव को संकेत देना हो तो वो एक पत्र परिषद कर देते हैं और कह देते हैं कि कोई बीजेपी से समझौता नहीं होगा, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद कुछ और बात कह देते हैं। तो ये जो उलझन जो बना के रखे हैं, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में इसको लेके काफ़ी हलचल है। दोनों पार्टियां बहुत पैनी नज़र
बनाए रखी हुई है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जम्मू जी कि शरद पवार का उत्तराधिकारी है कौन? क्या वो अजीत पवार हैं? क्या वो सुप्रिया सुले हैं या फिर कोई और है? ये बात और ये सवाल बहुत अहम सवाल है। हमको भी ऐसा लगता है कि शरद पवार पिछले कुछ महीनों से अपने उत्तराधिकारी की तलाश में ही वो सारी भूमिकाएं बना रहे हैं। जो निर्णय भी अगर ले रहे हैं तो अंततोगत्वा उन निर्णयों की जो है वो उत्तराधिकारी को ढूंढने में ही है। कई बार उनके बयानों से ऐसा लगता है कि कहीं सुप्रिया सुले तो नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, इसके बाद बवाल हुआ। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं कोई और तो नहीं है। जहाँ तक मेरी समझ बनती है और पिछले एक हफ्ते के घटनाक्रमों से हम कह सकते हैं ऐसा कि कहीं ना कहीं शरद पवार अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिए हैं। अच्छा। और ये उत्तराधिकारी निश्चित तौर पर सुप्रिया सुले नहीं है। अच्छा, सुप्रिया सुले नहीं है एकदम। तो अजीत पवार है? वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। अजीत पवार होते तो इतना तो सर्कस होता ही नहीं था राष्ट्रवादी में। शरद पवार के उत्तराधिकारी, क्योंकि शरद पवार को यह भी मालूम है एनसीपी में जो भी उत्तराधिकारी बनेगा या बनाया जाएगा वो पवार घराने का ही होगा, क्योंकि वो उसके नाम में पवार होना चाहिए। तो वो जो है उन्होंने अपने भतीजे में ढूंढ लिया है, पोते में ढूंढ लिया है। और मानो ना मानो रोहित पवार ये अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भविष्य में शरद पवार के उत्तराधिकारी के रूप में। रोहित पवार बहुत सक्रिय नजर नहीं आते। रोहित पवार जब से अजीत पवार और कुछ लोग एनसीपी छोड़ दिए हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें हमको दिखता है। एक, सुप्रिया सुले संसद में मुखर रूप से मोदी और शाह और सरकार के खिलाफ अपनी भूमिका रख रही है, तो वो एक पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है क्योंकि दिल्ली। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अगर एनसीपी को नज़दीक से फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि रोहित पवार पिछले महीनों भर से काफ़ी एक्टिव है। और जिस तरफ मैंने इशारा किया उसकी वजह ये है कि कल जब शरद पवार कोल्हापुर के दौरे पे निकले, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद शरद पवार का कोल्हापुर जो है ये तीसरी सभा थी। और कोल्हापुर महाराष्ट्र की राजनीति का जहाँ तक सवाल है तो कोल्हापुर एक सेंसिटिव जिसको कहेंगे एक ऐसा ज़िला है। तो शरद पवार की सभा की तैयारी कैसे चल रही है, उसकी सफलता, ये तमाम चीज़ का जिसको अपन कहते हैं एक आकलन करने के लिए किसको भेजे उन्होंने रोहित पवार को भेजा। और रोहित पवार 2 दिन पहले जाकर पूरे शरद पवार की सभा की तैयारी का मुआयना किया। इससे ये बात समझ में आती है कि रोहित पवार वैसे भी पिछले महीने भर से काफ़ी सक्रिय है। इतने पत्र परिषद वो कर रहे हैं, प्रेस को वो फेस कर रहे हैं। एनसीपी की आधिकारिक भूमिका रोहित पवार के माध्यम से सामने आ रही है। तो ये एक संकेत जो है, सुप्रिया सुले इसको एक्सेप्ट कर लेंगी? देखिए सुप्रिया सुले करेंगी या नहीं करेंगी उनके सामने बहुत सारे चॉइसेस नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि शरद पवार को भी मालूम है कि जिस प्रकार की उन्होंने पार्टी को बनाया है, शुद्ध सत्ताधारी पार्टी के रूप में एनसीपी को शरद पवार ने खड़ा किया। और इस बात को उन्होंने ध्यान रखा कि वैचारिक भूमिका ये सिर्फ शरद पवार की व्यक्तिगत होगी और पार्टी की कोई वैचारिक भूमिका नहीं होगी। पार्टी शुद्ध रूप से सत्ताधारी पार्टी होगी। ये तो बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है, क्योंकि जब इंडिया अलायंस की बात हो रही है तो राहुल गांधी का तो पूरा विजन ही यही है कि हम तो वैचारिक राजनीति करेंगे और इस वैचारिकी के साथ जिसको जुड़ना होगा अपने आप जुड़ेगा। अब आप कह रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी की अपनी कोई विचारधारा ही नहीं है, तो ये तो बहुत बेसिक कंट्राडिक्शन है, बुनियादी विरोधाभास है। देखिए ये इंडिया तो आज बना है,
एनसीपी को बन के तो 25 साल हो गए हैं। और जिस शरद पवार ने कांग्रेस को तोड़ा तो कोई वैचारिक आधार पे नहीं कांग्रेस को तोड़ा, शुद्ध सत्ता का राजकारण को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़ी। और फिर 50 साल का जो सफ़र है वो पूरा 50 साल सत्ता, मतलब सत्ता का राजकारण का मतलब ये है या तो सत्ता में शामिल रहो या सत्ता के आंगन में तो भी बने रहो। तो वो जो पूरी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसलिए शरद पवार ने एक नया मॉडल खड़ा किया है राजनीति में कि जहाँ नेता की राजकीय भूमिका होगी, जहाँ नेता की वैचारिक भूमिका होगी, लेकिन उसी नेता के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी की कोई राजनीतिक भूमिका नहीं होगी, वैचारिक भूमिका नहीं होगी, वो सिर्फ सत्ता के लिए काम करेगी। एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि अब जो आप महाविकास अघाड़ी देख रहे हैं कि शरद पवार, शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पार्टी, इसमें कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं टूटी, नहीं बिखरी। अब ऐसी सूरत में एक तरफ उद्धव ठाकरे को लेकर ज़बरदस्त सहानुभूति की लहर की बात की जा रही है, वही सहानुभूति की लहर जो है शरद पवार के पक्ष में भी जा सकती है, लेकिन उन्होंने खुद ही उसको जाने दिया या छोड़ दिया। ऐसे में सीटों को लेकर शरद पवार की बार्गेनिंग पावर कितनी रह गई है महाविकास अघाड़ी में? देखो, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी के ऊपर सबकी नज़र थी कि सबसे पहले शायद यही टूटेगी, लेकिन बीजेपी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी, उसकी स्ट्रेटेजी उन्होंने चेंज किया। उन्होंने ये कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र को हाथ लगाना उसकी प्राथमिकता के क्रम में एक नहीं था। उनके प्राथमिकता के क्रम में शिवसेना थी। उसकी वजह थी वैचारिक, क्योंकि शिवसेना जिस प्रकार की हिंदुत्व की बात कर रही थी 19 के बाद, वो आरएसएस को हजम नहीं हो रही थी। और आरएसएस के सामने ये एक मजबूरी थी कि हिंदुत्व पे उसके अलावा, बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी दावा करे, ये उसको मंजूर नहीं था। और इसलिए महाराष्ट्र के अंदर बहुत सालों के बाद एक वैचारिक इंटरनल हिंदुत्व को लेकर संघर्ष दिखा। एक बहुजन हिंदू केंद्रित हिंदुत्व और दूसरा ब्राह्मण उच्च वर्णीय केंद्रित हिंदुत्व। ये जो टकराहट थी, वो टकराहट सैद्धांतिक रूप से सामने आई और मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे जिस हिंदुत्व की परिभाषा वो कर रहे थे, उससे आरएसएस को बहुत बड़ी चुनौती मिली। आरएसएस सहज नहीं थी। तो ये तय हो गया था कि सबसे पहले शिवसेना को ही फोड़ा जाएगा, क्योंकि शिवसेना इस वक्त वैचारिक चुनौती आरएसएस को दे रही है। तो उन्होंने उसको तोड़ा। बाद में उनको ऐसा लगा कि पूरे महाराष्ट्र में जो अलग अलग विभाग है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, कोंकण है, बम्बई है, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पश्चिम महाराष्ट्र में अपने आप को अन्य विभागों की तुलना में कमज़ोर पाती है। और ये वो बेल्ट है जो एनसीपी का बेल्ट है। ये बेल्ट है जहाँ पर शरद पवार की तूती बोलती है। तो बीजेपी ने एक रणनीति के तहत पश्चिम महाराष्ट्र में अपनी घुसपैठ को और अपनी ताकत को विस्तार करने के दृष्टिकोण से एनसीपी को तोड़ना, ये उनके लिए स्ट्रेटेजिकल भाग था। और फिर उन्होंने एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की। और वो जानते थे कि एनसीपी में जितने बड़े दिग्गज नेता हैं, ये सारे एक प्रकार के सल्तनत। लेकिन जम्मू जी, आपको नहीं लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी लड़ाई है, जो क्लेम करती है एटलीस्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ, एनसीपी से भी तोड़ा तो किन लोगों को तोड़ा? मतलब जिनके विरोध में उसकी पूरी राजनीति महाराष्ट्र में खड़ी हुई है और बड़ी हुई है। जिन अजीत पवार को पानी पी पी कर बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी बताते थे, घोटालेबाज बताते थे, छगन भुजबल, तो अब तो बीजेपी ने एक तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार ली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब ये दावा कर रही थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, उनके हरकतों से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की ये एक बेईमानी है। और तमाम भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर लो
मतलब अब भारतीय जनता पार्टी राजकीय पार्टी कम हो गई है और एक अलग अलग प्रकार की वॉशिंग मशीन के रूप में तब्दील हो गई है कि सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करो और उनको फिर गंगा नहला दो और कह दो कि अब ये ईमानदार लोग हो गए। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज़्यादा नुकसान और खामियाजा किसी को ये सारा जो चला है महाराष्ट्र के अंदर किसी को उठाना पड़ेगा तो है भारतीय जनता पार्टी को। ज़बरदस्त इसका नुकसान उसका होगा। बिल्कुल सही जगह आप चले आए हैं। अब ये बताइए कि अगर लोकसभा चुनाव होते हैं जो कि 2024 में तय है, तो जब भी वो हो तो उस लोकसभा चुनाव में पहले नंबर की पार्टी कौन होगी आपके हिसाब से, दूसरे नंबर की पार्टी कौन होगी, तीसरे नंबर की कौन होगी, चौथे नंबर की कौन होगी? अब तो पांचवें की भी बात करनी पड़ेगी। देखिए, एक बात यह है कि पिछले 6 महीने में खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी बहुत ऑफेंसिव में है और कांग्रेस पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी है और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में आज भी 19 से 20% का वोट उसके पास है। और पिछले 6-8 महीने में महाराष्ट्र में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी जीती है। तो इसलिए, और कांग्रेस पार्टी अभी फूटी भी नहीं है, लेकिन लोग अभी भी कांग्रेस पार्टी के बारे में उतने स्पष्टता से नहीं बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 की पार्टी में कांग्रेस और बीजेपी में होड़ है। नंबर 1 की पार्टी में कांग्रेस और बीजेपी में होड़ है। दूसरे नंबर में यही दोनों में होड़ है। उद्धव ठाकरे तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे एनसीपी होगी। अब ये बताइए कि ये जो पूरी लड़ाई होगी 2024 की, इसमें एकनाथ शिंदे के हाथ में क्या आएगा और अजीत पवार के हाथ में क्या आएगा, अगर यही समीकरण बना रहा तो, या दोनों खत्म हो जाएंगे? देखो, जहाँ तक एकनाथ शिंदे का गठ हो या अजीत पवार का गठ हो, इनका लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा क्लेम नहीं है। एकनाथ शिंदे ने तो सारे सांसदों से दावा किया है कि वादा किया आपका टिकट तो कंफर्म है। टिकट कंफर्म है मतलब उनके लड़के का टिकट ठाणे से, श्रीकांत शिंदे का। जो बात बीजेपी महसूस कर रही थी कि 2024 लोकसभा के चुनाव में शिंदे गठ से ज़्यादा तकलीफ होगी क्योंकि 16 में से 13 सांसद शिंदे गठ के साथ है और शिंदे गठ की वो आज हैसियत नहीं है कि जो महाराष्ट्र में 16 सांसद जितवा लें, लेकिन सिटिंग सीटें हैं। इसलिए बीच में एक ऐसा भी दौर था कि जब भारतीय जनता पार्टी शिंदे गठ से, शिंदे से इतना परेशान थी और एक प्रकार से बोझ था वो, और उस बोझ को हल्का करने के लिए एनसीपी की ओर भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से देख रही थी और शिंदे गठ को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन जब शिंदे को इस बात का एहसास हुआ तो शिंदे ने भी अपनी चाल चल ली। उन्होंने जो इश्तिहार छपाए 2 दिन अखबारों में, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि सर्वे के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वे कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस से भी ज़्यादा शिंदे लोकप्रिय है। तो ये, लेकिन शिंदे ने भी ठान लिया मैं इस्तीफा देता नहीं। बाद में शायद बीजेपी वालों को भी ये लगा कि अपनी छवि ऐसी भी ना बने कि लोगों को हमने इस्तेमाल कर दिए और छोड़ दिए। तो लेकिन हाँ, शिंदे को और अजीत गठ को बीजेपी समझा देगी कि भाई विधानसभा में हम आपका ठीक ठाक ख्याल रखेंगे। जम्मू जी, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है, जिसकी दावेदारी प्रकाश आंबेडकर इन दिनों कर रहे हैं। इसके अलावा रामदास अठावले हैं, दलित पैंथर है, तो बहुत सारे खित्ते उसके भी हैं। उसकी कितनी भूमिका होगी और क्या कोई प्रभावी भूमिका होगी? ये बात सही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में
अम्बेडकराइट राजनीति जो है ये बहुत अपनी एक भूमिका है उसकी, लेकिन ये भी उतनी ही सच्चाई है कि जैसे जैसे समय बीतते गया अम्बेडकराइट राजनीति जो है वो बिखर गई। कोई और ये बहुत सालों से चार खेमे में अम्बेडकरी राजनीति बटी रही। एक खेमा आठवले, एक खेमा प्रकाश अम्बेडकर, एक खेमा रासू गवई और एक खेमा जोगेंद्र कवाड़े। आज की तारीख में आठवले तो खुल्लम खुल्ला मोदी, भाजपा से ज़्यादा मोदी के इतने बड़े भक्त बने हुए हैं। अब कभी यानी अम्बेडकर के बाद इस लोकसभा में जिस आरपीआई की बात हो रही है तो उसमें आठवले जैसे आए हैं जो कविताएं करते रहते हैं। दूसरे तरफ जैसे ही शिंदे गट अलग हुआ तो समय को भांपते हुए जोगेंद्र कवाड़े गट उनसे जाके मिल लिया। गवई गट हर समय ये कांग्रेस के साथ रहा है, इस वक्त भी वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन उसकी बहुत उपस्थिति कमज़ोर है। प्रकाश आंबेडकर एक ऐसा मामला है कि जिनकी उपस्थिति बहुत बड़ी उपस्थिति है। कुछ लोग बताते हैं कि प्रकाश आंबेडकर की जो उपस्थिति है वो उतनी ही विश्वसनीय रह गई है महाराष्ट्र की राजनीति में दलित आंदोलन में जितनी विश्वसनीय उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की रह गई। ये बात सही है। सबसे ज़्यादा अगर महाराष्ट्र में दलित आंदोलन या अम्बेडकरी आंदोलन के किसी नेता ने अपेक्षा भंग की है वो है प्रकाश आंबेडकर। पिछले दोनों चुनावों में उनकी भूमिका जो रही है वो शुद्ध भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मदद हो सकती है उसी ढंग की भूमिका रही है। लेकिन अभी बड़ा क्लाइमेक्स देखो, जैसे ही शिवसेना फूटी तो जोगेंद्र कवाड़े शिंदे के साथ चले गए और प्रकाश आंबेडकर उद्धव के साथ चले गए। लेकिन गए तो गए, लेकिन जब पूना में 2 सीटों पे चुनाव हो रहा था, पिंपरी चिचवड़ और कस्बा में कांग्रेस लड़ रही थी, पिंपरी चिचवड़ में राष्ट्रवादी पार्टी लड़ रही थी, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने एक तीसरे उम्मीदवार को समर्थन कर दिया जो पहले राष्ट्रवादी से लड़ा हुआ था और राष्ट्रवादी हार गई। और राष्ट्रवादी जिन वोटों से हारी उससे थोड़ा ज़्यादा प्रकाश आंबेडकर ने जिनको समर्थन किया था। तो प्रकाश आंबेडकर की पूरी भूमिका इस वक्त संदेहास्पद है, अविश्वसनीय है। पता नहीं वो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर एनसीपी इधर उधर होती है तो फिर प्रकाश आंबेडकर एक स्पष्ट भूमिका ले ले कि मैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में हूँ, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। इसके लिए मतलब ये बड़ा दुखद बात है कि महाराष्ट्र के अंदर अम्बेडकरी राजनीति अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आखिरी सवाल जम्मू जी कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा? मोदी होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे, शरद पवार होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, राहुल गांधी होंगे? सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा और किन चेहरों के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में मुकाबला होगा? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये सबसे बड़ा चेहरा होगा और उस चेहरे के 2 बड़े शिल्पकार होंगे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। लेकिन आखिरी का जो तड़का जो लगेगा वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू भाई यहाँ आने के लिए। आप नागपुर से चल के दिल्ली तक आए और दिल्ली से फिर हमारे स्टूडियो तक आए। तो महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बहुत सारी चीज़ें अब आपकी समझ में ज़्यादा बेहतर आ रही होंगी, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लेक्स राजनीति है जिसको समझना बाहर से बड़ा कम संभव लगता है, क्योंकि इसके इतने लेयर्स हैं प्याज के छिलके की तरह कि जैसे जैसे आप एक एक छिलका उतारते हैं तब वैसे वैसे और पता चलता जाता है कि
कितनी गहराई से वहाँ की राजनीति में चुनाव को वीव किया जा रहा है और इसका कोई एक चेहरा नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारी राजनीति है और बहुत सारी वैचारिकी है। लेकिन 2024 की राजनीति में कौन बाजी मारेगा, इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है बॉम्बे में, उस पर सबकी नज़र है और उस बैठक में शरद पवार की भूमिका क्या है, क्योंकि इंडिया अलायंस के सारे नेता वहाँ मौजूद होंगे। तो वहाँ शरद पवार को विश्वसनीय माना जाता है या नहीं, या शरद पवार खुद आगे बढ़कर कोई भूमिका स्वीकार करते हैं कि नहीं, इसके लिए वो मानसिक तौर पर तैयार है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। जम्मू भाई आप भी बोल दीजिए कि लोग सब्सक्राइब करें। मैं लोगों से और दर्शकों से आह्वान करना चाहता हूं कि एक विश्वसनीय चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए और जो भी देश की राजनीति चल रही है उसमें सटीक विश्लेषण इसी आर्टिकल 19 के माध्यम से आप सबको सुनने और देखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।